Hello everyone and welcome to Students Wala. Today we are going to do the source discussions of the chapter The French Revolution. तो हम जब इस सोर्स ए के रेवोल्यूशन दिस सोर्स ए को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पहला यूनिट द फर्स्ट यूनिट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी वो पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा इस सोर्स के डिस्कशन के बाद. ठीक है, मैंने कहा था कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी सोर्स ए की डिस्कशन के लिए. हर सोर्सेज के लिए अलग होंगे आपकी जो भी वीडियोस होंगे. आप प्लेलिस्ट पर जाके यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन, देखोगे कि सोर्स डिस्कशंस ऑफ हिस्ट्री तो वो आपको दिख जाएगा. ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपको देखना है आप देख सकते हो. तो देखो अब क्वेश्चन आएगा कि सोर्स हमें डिस्कस ही क्यों करना है. सोर्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा क्या ये. देखो सोर्स से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ठीक है, सोर्सेज से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चाहे वो हाफ मार्क्स के आए या 1 मार्क्स के आए, वो आते हैं. बट क्यों सोर्स पढ़ना है, व्हाई डू वी हैव टू स्टडी अबाउट सोर्सेज. क्योंकि सोर्सेज आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देते हैं. ठीक है, क्या देते हैं वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देते हैं. जैसे हमने तो पढ़ लिया यहाँ पे ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, पीजेंट्स को क्या क्या फेस करना पड़ा उनको. वी लर्न अबाउट कि वहाँ पे फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते थे. बट यहीं पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं जो इसको स्टेट करेंगे. ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है एक इंसान के जिसने ये फेस किया था, इस प्रॉब्लम को फेस किया था. तो उसने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर डिनोट किया है इन द फॉर्म ऑफ मैनी ब्यूटिफुल लाइन्स. ठीक है, उन ब्यूटिफुल लाइन्स को इंटरप्रेट करना, उसको डिकोड करना हमारा काम है. उसने तो एनकोड करके हमको मैसेज भेज दिया कम्युनिकेशन के थ्रू. बट व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू डिकोड दैट इन्फॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट व्हाट डिड ही वांट टू से, राइट. एंड उसी के बेसिस पर यहाँ हमारे पास एक एक्टिविटी भी. एक्टिविटी क्यों दी गई है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे, आप चाहो ना चाहो क्वेश्चंस आएंगे. चलो बहुत बात कर ली कि क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे. अब बात करते हैं इस सोर्स में आखिर है क्या. ठीक है, फाइन, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ. देखो अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रेजिम. क्या होता है ओल्ड रेजिम, मैंने लास्ट क्लास ही क्लियर किया था. फ्रेंच सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस बिफोर 1789. 1789 से पहले जितने भी फ्रेंच सोसाइटी, जितने भी फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस थे उसको ओल्ड रेजिम के अंडर डाला गया. एंड जो ओल्ड 1789 के बाद थे उसका क्या रेजिम था, उसको बोलते हैं न्यू रेजिम. एक और नाम होता है ओल्ड रेजिम का, एंशिएंट रेजिम. ये भी याद रख लेना, ओल्ड रेजिम को हम लोग एंशिएंट रेजिम भी कहते हैं एंड न्यू रेजिम को हम लोग मॉडर्न रेजिम भी कहते हैं. एक एक्स्ट्रा थिंग है आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, कि ओल्ड रेजिम को एंशिएंट रेजिम भी बोलते हैं एंड न्यू रेजिम को मॉडर्न रेजिम भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें 2 इंसानों की बात की गई है हमसे. कौन 2 इंसान है वो, एक है जॉर्जस डेंटन एंड एक है आर्थर यंग. ठीक है, इन 2 लोगों की बात हमसे यहाँ पर की गई है. क्या कहा गया है, देखो पहले जॉर्जस डैंटन के बारे में पढ़ते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. इसमें बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे. इसमें तो आपकी वोकैब इनहांस होनी ही होनी है. ठीक है, इट इज लेफ्ट अपॉन यू, आप कैसे अपने वोकैब बुक बनाते हो. देखो जॉर्जस डैंटन हु लेटर बिकेम एक्टिव इन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स. पहले मैं पढ़ देती हूँ. ठीक है, wrote to a friend in 1793 looking back upon the time when he had just completed the studies. अब देखो जॉर्जस डैंटन अभी प्रेजेंट में है. ठीक है, बाद में क्या हुआ 1793 में, अभी वो 1793 में जी रहे हैं. ठीक है, कब जी रहे हैं वो 1793 में. फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हो गया था, 1789 में हो गया था. ठीक है, अभी कब जी रहे हैं वो 1793 में जी रहे हैं. तो 1793 में वो अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखते हैं. ठीक है, एक लेटर लिखते हैं और कब के बारे में बताते हैं, 1793 से पहले जब उन्होंने अपनी पढ़ाई जस्ट कंप्लीट की थी उस टाइम के बारे में वो अपने फ्रेंड को बता रहे हैं. वो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में काफ़ी ही ज़्यादा आगे बढ़े थे. रेवोल्यूशन इसमें वर्ड आ रहा है ना, क्रांति जो हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी उसमें इन्होंने अच्छे से भाग लिया था. ही पार्टिसिपेटेड इन इट वेल. ठीक है, फ्रॉम द एटमोस्ट ऑफ द हार्ट ही पार्टिसिपेटेड इन इट. फाइन, तो वो कब की बात बता रहे हैं, 1793 से पहले जब उन्होंने सबसे पहले व्हेन ही जस्ट कंप्लीटेड स्टडीज, उस समय की बात वो बताते हैं. ठीक है, थ्रू व्हाट, थ्रू अ लेटर टू हिज फ्रेंड. ठीक है, अब देखो आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस. ठीक है, प्लेसेस में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, वहीं पे उन्होंने पढ़ा, एजुकेट हुए थे. रेजिडेंशियल मतलब वहीं पे वो रहते भी थे. ठीक है, रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस. There I was in the
कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन। वहां उनकी दोस्ती किससे हुई थी? उनकी दोस्ती वहां पर किससे हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट लोगों से उनकी दोस्ती हुई थी, जैसे कोई फर्स्ट सेकंड स्टेट बहुत बड़े बड़े लोग थे ना, उनसे उनकी दोस्ती हुई थी। देयर उनकी कंपनी में वो थे। वंस माई स्टडीज एंडेड, जैसे उनकी पढ़ाई खत्म हुई, ही वाज लेफ्ट विद नथिंग। उनके पास तो कुछ ही नहीं था ना, पढ़ाई नॉलेज था बट उसके पास तो कुछ ही नहीं था। फिर अब तो जॉब ढूंढनी थी ना उनको। इसका सेंस मतलब क्या है कि उनके पास जॉब तो थी ही नहीं ना, पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जॉब थी ही नहीं। सो व्हाट डिड ही डू? ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट। अब उन्होंने एक पोस्ट, एक जॉब के लिए लुक करना शुरू कर दिया। क्यों? सबको पैसा चाहिए तो जॉब के लिए लुक करना शुरू कर दिया। बट लॉ कोर्ट, पेरिस के लॉ कोर्ट में जॉब पाना इम्पॉसिबल था। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि लॉ कोर्ट्स में सिर्फ वही जा सकते थे जो बर्थ से नोबल थे। ठीक है, लॉ कोर्ट मतलब न्यायालय। न्यायालय में उन्हें तभी कोई भी नौकरी कर सकता था, या तो उनके पास अगर कोई पेट्रन हुआ, या तो उनके पास फ्यूडल प्रिविलेज हो। अब पेट्रन क्या होता है? यहाँ एक और चीज है, इसको देखो, लिखा हुआ है कि आर्मी में भी, इन द आर्मी ऑल्सो ही कुड नॉट चूज अ करियर। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ही वॉज नॉट नोबल बाय बर्थ, विच मीन्स ही डिड नॉट हैव फ्यूडल प्रिविलेजेस देयर एंड नॉट डिड ही हैव अ पेट्रन। अब पेट्रन क्या होता है? इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। ठीक है, पेट्रन बेसिकली इज अ पर्सन, okay, he is a person who is chosen or named or honored as a special guardian, protector or supporter. इसका सिंपल मीनिंग है that he did not have security. पेट्रन मतलब एक सिक्योरिटी, जैसे कि राजा के पास जाएंगे so he has a lot of security guards around him, right? But उसके पास एक पेट्रन नहीं था, एक स्पेशल गार्डियन नहीं था, एक स्पेशल प्रोटेक्टर नहीं था। तो इसीलिए एक रीज़न ये था और दूसरा रीज़न क्या था? ही डिड नॉट हैव फ्यूडल प्रिविलेजेस। ठीक है, ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से उसको जॉब नहीं मिल पाई। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी अ रिफ्यूज। नाउ व्हाट इज अ रिफ्यूज? रिफ्यूज इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रबल और डेंजर। ठीक है, रिफ्यूज मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रबल और डेंजर। चर्च भी उनको रिफ्यूज नहीं दे पाया। ठीक है, रिफ्यूज मतलब समझ गए? रिफ्यूज मतलब समझ गए? रिफ्यूज मतलब होता है बेसिकली कि प्रोटेक्शन। ठीक है, शरणागत इसको कह सकते हो कि शरण नहीं मिली। ठीक है, ये हो गई। नाउ आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस मीन्स ही कुड नॉट बाय अ पोस्ट एज ही डिड नॉट पोजेस अ सू। सू वॉज अ करेंसी, not a currency but it was a coin which was used that time and it was a precious, it had a precious importance, maybe of silver or copper, but it had a special importance. Sou, that's pronounced as sou. My old friends turned their backs to me. Now because he did not have a job, so the old friends also did not help him. They turned their backs to me. The system had provided us with an education, however offering a field where our talents could be utilized. क्या पता चल रहा है कि सिस्टम ने एजुकेशन तो प्रोवाइड कर दिया बट एक फील्ड नहीं प्रोवाइड किया जहाँ पर जो एजुकेशन मिला है उसके स्किल्स को, उसकी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा? वेल ही वॉज एजुकेटेड, बहुत अच्छे से एजुकेटेड था, बट इससे क्या पता चल रहा है तुमको कौन से स्टेट का होगा? वो थर्ड स्टेट का था। ये तो पता चल रहा है ना इस इन्फॉर्मेशन से। जॉर्जेस डैंटन किस स्टेट का था? तो जॉर्जेस डैंटन वॉज ऑफ द थर्ड एस्टेट, ये इससे पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है? अलॉन्ग विद दिस इंफॉर्मेशन व्हाट डू वी गेट टू नो एल्स? कि उसने एजुकेशन ली थी। ही वॉज अमंग दोज मिडिल क्लास हु हैड एजुकेशन बट देयर वॉज नो फील्ड वेयर हिज टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, ये हो गया पहला पैराग्राफ व्हिच आई टॉट यू नाउ। नाउ द सेकंड वन, नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्थर यंग। ठीक है, आर्थर यंग, ही वॉज एन इंग्लिश मैन एंड बेसिकली ये जैसे टूरिस्ट होते हैं ना, ये टूरिस्ट तो नहीं था बट ये ट्रैवल किया था, इसने फ्रांस को ट्रैवल किया था बिटवीन 1787 टू 1789 एंड इसे डिटेल डिस्क्रिप्शंस लिखा था जर्नीज का। ठीक है, जैसे व्हाट एग्जांपल करेंगे, इब्ने बतूता, उसको जानते हो ना? इब्ने बतूता ने ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत विजिट किया था एंड कुछ अपने पीसेस लिखे थे रिगार्डिंग इट्स नेचर। ठीक है, वैसे ही आर्थर यंग इंग्लिश मैन था, उसने विजिट किया 1787 से 1789 के बीच एंड ही रोट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज जर्नीज। और उसने ऑफन बहुत बार उसे कमेंट भी किया कि उसने क्या देखा था, उस पर भी कमेंट किया। अब देखो इसको समझाती हूँ मैं, इसका बेसिक मैं इसको रीड करती हूँ फिर समझा देती हूँ। ही हु डिसाइड्स टू बी सर्व्ड एंड वेटेड अपॉन द स्लेव्स, किसकी बात हो रही है? वेटेड अपॉन द स्लेव सर्व, इसमें किसकी? किसी नोबल मैन की बात हो रही है, राइट? एक नोबल मैन की बात हो रही है। इल ट्रीटेड स्लेव्स, इसने क्या किया था? नोबल मैन ने क्या किया था?
वो तो स्लेव्स का वेट करते थे कब सर्व किया जाएगा उनको, एंड इवन उनको ग्रेस भी नहीं करते थे एक लुक के साथ, इल ट्रीट करते थे। मस्ट बी फुली अवेयर, उसे पता होना चाहिए उस नोबल मैन को कि वो जो कर रहा है उससे वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी लाइफ को ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है कि उसे भी इल ट्रीट किया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि अगर उसने सर्विसेज चूज किए होंगे कि लोगों को फ्री वेल ट्रीट करेंगे, उसके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होती जो वो डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी और लाइफ थ्रेट पे पड़ जाएगी। एंड ही हु चूजेस टू डाइन टू द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ हिज विक्टिम्स ग्रोन्स, मतलब एकदम जश्न मनाना चाहते हैं कि उसके विक्टिम अगर चिल्ला रहे हैं, जो कर रहे हैं उस पर जश्न मनाना चाहते हैं। शुड नॉट कंप्लेन, उसे खुद कंप्लेन नहीं करना चाहिए उस नोबल मैन को अगर उसकी बेटी किडनैप हो जाती है या फिर उसके बेटे का गला काट दिया जाता है। स्लिट मतलब काट दिया जाता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब इसका मैं एकदम अच्छे से टू द पॉइंट मीनिंग अगर बताऊं तुमको, हियर द क्वेश्चन इज आस्क्ड ओनली कि व्हाट इज यंग ट्राइंग टू कन्वे, बिकॉज हिज वर्ड्स आर full of literature, only a talented person can understand this. So see, I'm just trying to clarify what he said. Now listen it carefully. Okay, Young is conveying the message that any social system which is based upon injustice, कोई भी ऐसा social system हो जो injustice पर based है, it will not last for long, कभी भी वो ज़्यादा देर तक last नहीं करेगा। एंड जो कॉन्सिक्वेंसेज उसे फेस करने पड़ेंगे उस नोबल मैन को, सोशल सिस्टम को जो कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे, दैट कैन बी डिजास्ट्रस। ठीक है, फॉर द एक्सप्लॉइटर्स हु आर दोज एक्सप्लॉइटर्स, द नोबल मैन, उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा, वो डिजास्टर्स हो जाएगा। वो स्लेव्स जो उसने मेंशन किया है यहाँ पर इन स्लेव्स को, दीज स्लेव्स आर नन अदर बट द थर्ड एस्टेट, द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट। उसमें भी प्रिसाइसली तो पीजेंट्स, सर्वेंट्स, लैंडलेस, शेयर क्रॉपर्स, इन सब की बात कर रहे हैं वो, who were the unprivileged and deprived sections of the society. ठीक है, now it is he is also completely criticizing the complete social system को भी Young क्या कर रहा है, criticize कर रहा है। and particularly the nobleman and clergy, particularly उसने first और second estate को बहुत ही कुछ कहा है। he is particularly criticizing the first and second estate and the danger sensed by him is violence। अब उसने क्या danger sense किया, इसका मतलब क्या है, बेटी किडनैप हो जाएगी, बेटी का गला काट दिया जाएगा, इसका मतलब है कि इसने जो किया, नोबल मैन ने जो इतना जुल्म किया है उन पीजेंट्स के साथ, तो वो पीजेंट्स आएंगे उसके घर पर कब्जा करेंगे, उसके घर में बेटी को किडनैप करेंगे, उसके घर के बेटी का गला काट देंगे। तो ये कह रहा है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी लाइफ को खतरा पड़ गया है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, कि उसकी लाइफ को भी खतरा पड़ जाए, क्योंकि उसने तो कितना पोसा ना, इल ट्रीटेड किया, स्लेव्स को इल ट्रीट किया, तो वैसे ही उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा कुछ होगा। पीजेंट्स तो ऐसा कुछ करेंगे ही ना गुस्से में। तो वही कह रहा है कि वायलेंस आगे होगा। ही इज जस्ट इंटरप्रेटिंग, ही इज जस्ट सेंसिंग कि फ्यूचर में क्या होगा। सो ही सेंस दैट इन द फ्यूचर disastrous things will happen, the peasants will be very violent with his family, his property, his life, everything will be in danger. So what danger is being sensed? Violence by the third estate to the first and second estate, that is sensed here. ठीक है, चलो मैंने सबको समझा दिया। ठीक है, तो मैंने सोर्स ए अच्छे से करा दिया है। कोई भी डाउट है, आई एम टेलिंग यू, यू कैन जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड आई विल आंसर ईच एंड एवरी डाउट। ठीक है, I hope I was very clear with it. Now after 1 or 2 days maybe जब भी करें तो हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्योंकि मैंने यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो 1 class I will take now in the between somewhere, 1 class I will take in which I'll be dealing with some important questions on the basis of the first unit. I'll be providing you with some important questions. We'll be discussing the answers. I'll be explaining you all the answers. Almost 20 questions I think will be formed from this. So I'll see how many questions I can form and we'll be discussing that. I'll be posting that as a Google Docs also. You can just submit it to me through Google Forms. ठीक है, वो मैं ट्राई करूँगी करने का, हो पाएगा जल्दी से तो कर दूँगे। And do watch the mathematics video. It has been posted today. The concept session 1 was done today, and also a fun fact was video of the fun fact was made today. So do watch it. The link is in the description. You could go by then also. ठीक है, मैथ्स का भी देख लेना, वो भी देख लेना, एंड फ्रेंच सोसाइटी का उसको भी पूरा देख लेना। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, उसको देख लेना अच्छे से। एंड एनी डाउट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज व्हाट आई कैन डू टिल टुडे। थैंक यू, हैव अ वेरी ग्रेट लर्निंग जर्नी एंड लर्न वेल एंड पोस्ट योर डाउट्स so that I can answer that. Okay, thank you very much.